हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, आज ट्रेडिंग हॉलीडे है। सैटरडे और संडे को हमारी मार्केट बंद होती है। तो क्यों ना आज हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज गेन करते हैं। तो हम ये सीरीज शुरू करेंगे और हर वीकेंड कुछ ना कुछ हम आपको ज्ञान देने के लिए, आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए वीडियो डालेंगे। और आज मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट एक्चुअली में रिटर्न कितना मिलता है। क्योंकि इंडिया में एक जनरल नोशन है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब कि एक गैम्बलिंग है, एक सट्टा है, और इसमें लॉस ही होता है। लेकिन हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट ने इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रिजल्ट जनरेट किया है, रिटर्न जितने जिसने इसको होल्ड किया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, कहाँ कहाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी हम कमाते हैं, या तो हम खर्च कर देते हैं, अगर हम सेव करते हैं उसमें से, तो हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शंस है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होने के बाद क्या क्या रिस्क है उसमें और लगभग कितना रिटर्न आता है। ठीक है। तो अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखें, जिसमें हम रिस्क तो हमारा लो है, लेकिन रिटर्न फिक्स्ड ही है 8 to 10%। और लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड है 15 साल का। ठीक है। फिर आता है हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट में रिस्क है मीडियम। क्यों है मीडियम? क्योंकि अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया तो आपका पैसा सिर्फ 5 लाख तक का ही सेफ्ड है, बाकी उससे ऊपर रिस्क में ही है। ठीक है। तो इसलिए इसका रिस्क मीडियम है। और इसका ये है कि जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। लेकिन आज के डेट में इसका रिटर्न 4 से 6% ही है। और अप टू 5 लाख ही इंश्योर्ड है बैंक, अगर बैंकरप्ट हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में रिस्क कम है। इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स एग्जम्पशन है 10,000 तक का। रिटर्न लगभग आजकल तो कम ही है, पर चलो पुराना में मान लेते हैं 7 से 10%। लेकिन अगर पहले हम पेनल्टी, अगर एफडी को ब्रेक करते हैं तो हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। और इसमें भी अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया तो हमारा थोड़ा सा रिस्क है। फिर उसके बाद होता है कमोडिटीज, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। इसमें रिस्क लो है, टैक्स कोई बेनिफिट नहीं है। रिटर्न वेरिएबल है, कभी एकदम से गोल्ड बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। लेकिन इसको भी देखें तो लगभग 9 से 11% एनुअल रिटर्न ही देता है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड खरीद के हम घर में रख सकते हैं, तो पूरे समय में हमें काम आता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड। तो देखिए दोस्तों, लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट म्यूचुअल फंड भी हाई रिस्क है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी आगे अपना स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट है, कुछ में नहीं है। रिटर्न वेरिएबल है, लेकिन इसमें एंट्री और एग्जिट फीस लगती है, और अगर आपने जल्दी पैसा निकाला तो अननेसेसरी लेट फी और पेनल्टी वगैरह लगती है। ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स में रिस्क तो हाई है, टैक्स बेनिफिट कोई नहीं है। रिटर्न लेकिन बहुत हाई भी हो सकता है, 100% तक रिटर्न दे सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। आप कंपनी के मालिक हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है डिविडेंड की फॉर्म में। और ये हाईली लिक्विड है, 1 घंटे में स्टॉक बेचिए बेचिए, 2 या 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग कितना रिटर्न जनरेट किया। अगर हम 1991 से लेके 2020, 30 साल का पीरियड देखे, तो देखे कि हमारा मैंने जानबूझ के इसमें 2021 नहीं लिया, क्योंकि 2020 और 21 नहीं लिया, क्योंकि कोरोना के बाद एकदम से मार्केट इतना बढ़ा, तो वो हम मैं लेना नहीं चाहता था, नहीं तो रिटर्न बहुत ही हाई दिखाता वो स्टॉक्स में। तो मैं एवरेज लेना चाहता था 30 साल का, 1991 से लेके 2020 तक, जहां हमारे मल्टीपल टाइम्स वेरियस इवेंट्स हुए। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैंने यहाँ हाई माना हुआ है, वैसे तो 8 या 9% ही है, लेकिन चलो मैंने हाई मान लिया 10%। 100, अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे 1999 में, तो आज की डेट में 2020 में उसकी वैल्यू हुई 1585। फिक्स डिपॉजिट में 8% की रेट पे अगर मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो उसकी वैल्यू हुई मेरी, कितनी हुई, 930। अगर मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स भी नहीं लिए, सिर्फ निफ्टी
जो इंडेक्स है उसमें भी इन्वेस्ट किया तो उसने देखिए मेरा सबसे हाई रिटर्न दिया है एनुअलाइज 13.1%, और उसके बेसिस पे देखिए कितना हाई मेरा वैल्यू हो गया 100 रुपए का 3,550। अगर मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता जो ये है तब भी मेरा इतना हाई नहीं हुआ, 100 रुपया मेरा बनता है 1,390, उससे ज्यादा तो मेरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड ने दे दिया है। और सेविंग्स बैंक बिल्कुल ही कम 6% और 540। और ये जो 6%, 8%, 10% ये मैंने हाई रिटर्न माना है, जबकि मैंने 13.1% लो रिटर्न माना है। इसमें मैंने डिविडेंड्स तो इंक्लूड ही नहीं किए जो आपके आते हैं। अगर डिविडेंड्स भी इंक्लूड करें तो ये लगभग 15 से 17% होने के बाद ये वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले साल तो 100 के 113 ही बने, लेकिन अगले साल 113 पे आपको रिटर्न मिल रहा है 13%। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है स्टॉक मार्केट में, इससे एकदम हमारा वेल्थ बढ़ जाता है। तो अगर मैं सबसे हाई मानू प्रोविडेंट फंड का 10% और उसका 1585 है, उसका डबल कितना हुआ, 1585 का डबल लगभग 3170 हुआ, उससे भी ज्यादा रिटर्न दे दिया है 3550, अगर मैंने कंसिस्टेंटली होल्ड किया है और सिर्फ इंडेक्स में ही लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैंने बाय चांस, तो ये देखिए गोल्ड और निफ्टी इंडेक्स का मैं रिटर्न देखूं, तो देखिए यहां से शुरू हुआ और कैसे ये कंपाउंडिंग पावर्स की वजह से इसने ज्यादा रिटर्न दिया एज कंपेयर टू गोल्ड। ओके, और अगर बाय चांस हमने कोई स्पेसिफिक स्टॉक पिक कर लिया, जैसे कि ये है हमारा इन्फोसिस का स्टॉक, ये है हेवल्स का, तो उसने हमें निफ्टी से भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो देखिए निफ्टी ने इतना ही रिटर्न दिया है, इसने निफ्टी के कंपेयर कितना रिटर्न दिया, और इसने देखिए हमारा जो पैसा 1991 में अगर मैंने इन्फोसिस में 100 रुपये लगाया था, तो देखिए कितना 88,000 रुपया हो गया, 88,000। ओके, तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगेन इसमें अभी मैंने डिविडेंड्स इंक्लूड ही नहीं किए आपको दिखाने के लिए। ओके, तो बेसिकली स्टॉक्स है क्या, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप शेयर इन द कंपनी। तो बेसिकली जब आप एक शेयर लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, लेकिन आपकी मलकियत जो है, आपकी ओनरशिप बहुत ही स्मॉल है। तो जैसे कि फाउंडर है, फाउंडर के पास करोड़ों शेयर है अपनी कंपनी के, और आपके पास सिर्फ 100 है। आप स्टिल पार्टनर हैं, लेकिन आपकी पार्टनरशिप बहुत ही स्मॉल 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 है। तो इसीलिए आपको उस पार्टनरशिप के बेसिस पे जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसमें से आपको शेयर मिलता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। स्टॉक्स दो तरह के होते हैं, एक मेरा है यहाँ पर कॉमन स्टॉक, और एक मेरा है प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक में क्या है कि हमारे को राइट्स मिलते हैं वोटिंग करने के, कि बैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करने के, कॉर्पोरेट पॉलिसीज चेंज करने के लिए हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक में हमारे पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं। लेकिन अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो हमारा पैसा सबसे एंड में आएगा कॉमन स्टॉक वालों का, उससे पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों का ज्यादा आएगा, पहले आएगा। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक वालों को रिटर्न कम मिलेगा, इसीलिए उसका रिस्क थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक, इसीलिए उसे पहले लिक्विडेशन के केस में राइट मिलेगा अपनी पैसा लेने का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक्स किन किन कैटेगरीज के होते हैं। हमारे पास स्टॉक वैसे तो लगभग काफी 20-25 कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जो हमारे को आजकल इन्वेस्टमेंट है, हमें बेसिकली 4 या 5 कैटेगरीज देखनी चाहिए। ओके, ग्रोथ स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक्स का क्या मतलब है, जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट बिजनेस मॉडल है उनका, और उनकी ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट है। एग्जांपल, अदानी के कोई भी शेयर ले लीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बिजनेस,
और क्योंकि बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है इसलिए उसके स्टॉक्स भी ग्रो कर रहे हैं। टॉप स्टॉक्स, टॉप स्टॉक्स होते हैं जो हमारे फेमस स्टॉक्स होते हैं, जो पिछले 10-15 साल से हमारे नाम पे रखे हुए हैं, जो निफ्टी 50 में आ जाते हैं, ठीक है। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सबको हम कहते हैं टॉप स्टॉक्स। ठीक है, दे आर बेसिकली, जो भी इंडस्ट्री हम पिक करेंगे, एफएमसीजी ले लो या कोई भी ले लो, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट या बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले या 2 साल पहले तक ऑटोमोबाइल में सबसे टॉप स्टॉक था मारुति, और आजकल ऑटोमोबाइल में सबसे टॉप स्टॉक चल रहा है टाटा मोटर्स। वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? जो एक्चुअली जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, जो अर्निंग्स और सेल्स उनकी कंसिस्टेंटली अच्छी चल रही है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, लेकिन किसी कारणवश वो आजकल लो प्राइस पे बिक रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्राइडेंट, ट्राइडेंट 50 या 60 पे है, लेकिन उसके उनका बिजनेस मॉडल, उनकी अर्निंग्स, उनकी सेल्स हम आसपास देखते हैं कि ट्राइडेंट के बैनर्स लगे हों, वो ग्रो कर रही है। इसी तरह से अगर 2 साल पहले देखें टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक था, और वो इसीलिए वो पिछले 1.5 साल में 10 गुना हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं वैल्यू स्टॉक्स, तो आज की डेट में हमारे को कम वैल्यू में है, लेकिन आगे जाके बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेनी स्टॉक्स है, यस बैंक वगैरह, वो वैल्यू स्टॉक्स है। वैल्यू स्टॉक जस्ट मीन कि उनकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यूएशन, लेकिन आज किसी कारणवश वो मैनेजमेंट की वजह से या किसी कारणवश आज लो वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं। दो नाम मेरे ध्यान में आते हैं जो वैल्यू स्टॉक्स है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक देखूं, आज लगभग कितने पे ट्रेड कर रहा है? 500 रुपए पे। लेकिन वो एक वैल्यू स्टॉक है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट एसबीआई कार्ड में भी है, एसबीआई लाइफ में भी है, और अगर उसके स्टैंड लोन इन्वेस्टमेंट्स ही देखूं तो उसकी वैल्यूएशन आती है 700 या 750, लेकिन आज किसी कारणवश वो 500 पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से आईटीसी, आईटीसी का एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छे एसेट्स हैं उनके पास, लेकिन कुछ मैनेजमेंट की कमियों की वजह से वो स्टॉक अपनी वैल्यूएशन पे नहीं जा रहा है, और पिछले 1.5-2 साल से वो लगभग 200 से 250 के बीच में ही लगातार चलता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। जो स्टॉक्स बहुत हाई ग्रोथ तो नहीं होते, ठीक है, उनकी वैल्यू भी ठीक है, लेकिन वो स्लोली ग्रो करते हैं और लेकिन अच्छा डिविडेंड देते हैं। इन्फोसिस, इन्फोसिस स्लो ग्रो करता रहता है और डिविडेंड अच्छा देता है। आईटीसी जो वैल्यू स्टॉक भी है, डिविडेंड स्टॉक भी है, डिविडेंड अच्छा देता है। कोल इंडिया डिविडेंड अच्छा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई स्टॉक्स हैं हमारे पास, स्पेशली पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स जो अच्छा डिविडेंड देते हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद आजकल पिछले 20 या 30 साल से हमारे पास टेक स्टॉक्स का एक नया नाम आ रहा है, टेक स्टॉक्स, बिकॉज टेक स्टॉक्स आर बूमिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। एप्पल, फेसबुक, ट्विटर ले लीजिए आप, यूएस में अमेजोन, टेस्ला, या इंडिया में ले लीजिए इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, या हम मिड टीयर कंपनीज भी ले सकते हैं जैसे कि बिरला सॉफ्ट, और ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, एफएसएल, ऐसे ऐसे कुछ नाम हैं, माइंड ट्री, मेम्फसिस, ऐसे ऐसे कुछ नाम हैं जो हमारे आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में टेक स्टॉक्स आर बिहेविंग लाइक ग्रोथ स्टॉक्स। ओके, तो ये था कि बेसिकली किन कैटेगरीज का स्टॉक्स होना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव का हम स्टॉक मार्केट में नहीं जाते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या। डेरिवेटिव जस्ट मींस डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से निकला हुआ। दही दूध से बना हुआ, पनीर दूध से बना हुआ, तो पनीर इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, दही इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। आटा गेहूं से बना हुआ, आटा इज डिराइव्ड फ्रॉम गेहूं। सॉरी। तो इसी तरह से हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं जो बेसिकली हमारे अंडरलाइंग स्टॉक से डिराइव होते हैं, और इनमें मेजर 4 या 5 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमारे को ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली ये मोर लाइक ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें आता है हमारा फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। फ्यूचर्स हमारे एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जो हमारी एनएससी और बीएससी एक्सचेंजेस है। ऑप्शन भी हमारी एक्सचेंज में होती है, लेकिन जो फॉरवर्ड होते हैं ये दो कंपनियों के बीच में होते हैं, एक्सचेंज में नहीं होते। इसी तरह से स्वैप होते हैं, दो
पार्टीज के बीच में होता है, एक्सचेंज में ड्राइव होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स फॉरवर्ड्स और स्वैप्स में नहीं डील करते हैं, वो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ये देखना चाहूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड करता है, ओके। तो अगर मैं ये यहाँ पर इसको पढ़ना चाहूँ, एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर एसेट और अंडरलाइंग more assets is known as derivative, okay। फ्यूचर्स को देखते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। फ्यूचर्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड, ट्रेडर्स कैन बाय और सेल टुडे, लेकिन जो सेटलमेंट होगी फ्यूचर डेट में होगी। फ्यूचर किस तरह के होते हैं? इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी आईटी, इसके ऊपर फ्यूचर होता है। फिर स्टॉक्स के ऊपर फ्यूचर्स होते हैं, लगभग 150 से 200, 150 से 200 स्टॉक, सारे स्टॉक्स का फ्यूचर्स नहीं होता, मेन स्टॉक्स का फ्यूचर होता है, क्योंकि फ्यूचर में लिस्ट होने के लिए स्टॉक को सेबी की कुछ रेगुलेशन फॉर्म करनी पड़ती है। तो लगभग 150 से 200 स्टॉक्स हैं जिनके हमारे फ्यूचर्स हैं। करेंसी फ्यूचर्स जैसे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी जीबीपी, यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी तरह से कमोडिटी के फ्यूचर होते हैं, जैसे गोल्ड का हो गया या वीट या कॉर्न प्राइस का हो गया, जो हमारे शिकागो में सीएमई में ट्रेड होते हैं। ठीक है, इंडिया में भी ट्रेड होते हैं, बट शिकागो सीएमई की मार्केट हमारी मेच्योर मार्केट है, जो लगभग 100 से 150 साल से ऊपर है। इनकी इंडिया में जो सेटलमेंट है वो यूजुअली लास्ट थर्सडे को होती है, लेकिन जो ऑप्शंस है वो वीक के हर थर्सडे को होती है, वो अभी हम ऑप्शंस में देखेंगे। अगर लास्ट थर्सडे को ट्रेडिंग है तो क्या उससे पहले मेरे को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है मैं स्केयर ऑफ नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। मेरे को एक्सचेंज ये अलाउ करती है कि एक्सपायरी से पहले ही हम ट्रेड को सेटल करना चाहें, प्रॉफिट या लॉस बुक करना चाहें, हम कर सकते हैं। अगर हम लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को स्केयर ऑफ नहीं करते हैं, सेटल नहीं करते हैं अपना ट्रेड, तो जो ब्रोकर हाउस है जिसके पास हमारा हमने ट्रेड किया है वो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड स्केयर ऑफ कर देता है, ओके। तो ये बेसिकली फ्यूचर्स के कुछ है, हम और जैसे जैसे हम वीडियोस बनाएंगे उसमें देखेंगे फ्यूचर्स कैसे क्या होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर्स को, और हम फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए कई एक बार लाइव वीडियो भी बनाने की कोशिश करें। तो जैसे फ्यूचर्स, और एक और चीज है फ्यूचर्स के बारे में, जैसे हम देखें तो ये फिक्स क्वांटिटी में ही ट्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 शेयर ले लिए, फ्यूचर फ्यूचर का पूरा लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी फ्यूचर का लॉट साइज 75, अभी 50 का हो गया। बैंक निफ्टी का 20 का है लॉट साइज। रिलायंस इंडस्ट्री का लॉट साइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी 1500 का हो गया लॉट साइज। टीसीएस का लॉट साइज अभी 125 का हो गया। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि टोटल कॉस्ट हमारी इतनी लगेगी, लेकिन बैंक हमें मार्जिन दे देता है, तो हमसे लगभग 30% मार्जिन ही देना पड़ता है, बाकी बैंक हमें मार्जिन देता है। वो इंटरेस्ट चार्ज करता है हमें मार्जिन देने का 10 से 12% एक साल का, कहीं पर 14% भी होता है, कहीं पर 20% भी होता है। ये हम जब हम डीमेट खुलवाते हैं अपना, तब हम बैंक से बात कर सकते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, और ये पूरा फ्यूचर पूरा का पूरा वो लॉट ही लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 1 या 2 शेयर खरीद सकते हैं। इसमें हम फ्यूचर में लॉन्ग भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले बाय किया बाद में सेल किया, या शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं भी है तब भी हम पहले बेच देते हैं और बाद में बाय करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, अगर रियल स्टेट कब बेच सकते हो आप? जब आपके पास रियल एस्टेट है तभी बेच सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप बेच सकते हो। उस प्रोसेस को कहते हैं शॉर्ट करना। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और शेयर प्राइस नीचे जाएगा और मेरे पास अभी तो है नहीं, तो मैं अभी शॉर्ट कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, बाद में जब नीचे जाएगा तो बाय कर लूंगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट ट्रेड चले जाता है तो मुझे लॉस होगा और फिर मुझे लॉस देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, फ्यूचर्स को हमने बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस किए बिना ट्रेड नहीं करना है। आप प्लीज 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 पूरी स्ट्रेटजी सब कुछ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस
फ्यूचर्स की तरह ही होते हैं, प्रीटी मच सेम ही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन में आपको पूरा का पूरा मार्जिन नहीं देना पड़ता और पूरा रिस्क नहीं है। ऑप्शन इज लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस फॉर द कार। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ये भी डर है कि मार्केट उल्टा हो गया तो अगर मैंने फ्यूचर में लिया तो मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। आपको लॉस एटलीस्ट हमारा 5-10 लाख होगा, तो आप कहते हो कि मेरे को है ना एक ऑप्शन दे दो कि बस अगर इस प्राइस से ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट है, नहीं तो नीचे गया तो मेरा लॉस ज्यादा ना हो। तो आपको वो एक तरह से इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। जैसे कि कार की आपने इंश्योरेंस ली, अगर आपने 40 लाख की BMW लिया, आपने इंश्योरेंस पे किया 1 लाख। अगर आपकी कार पूरा साल नहीं कुछ हुआ, नुकसान नहीं हुआ, भगवान ना करे कुछ हो आपको, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो आपका लॉस कितना है, 1 लाख का ही सिर्फ इंश्योरेंस का। अगर लेकिन कार को कुछ हो गया, सिर्फ कार को कुछ नुकसान हुआ, 40 लाख की आपकी पूरी की पूरी कार नष्ट हो गई, तो आपको उस 1 लाख के बदले 40 लाख मिल जाएंगे। इसी तरह से ऑप्शंस में आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देके आप अपना व्यू पॉइंट लेके उसके डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार निफ्टी तो है ना अब 18,000 जाएगी, तो मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 17,000 की। 17,000 की कॉल ऑप्शन आपको लगभग अभी मिल रही है 100 रुपये में। अगर आपको निफ्टी ऊपर चला गया 18,000 तो आपको 100 रुपये के बाद 900 रुपये का और प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर निफ्टी 17,000 से नीचे रहा तो आपका लॉस लिमिटेड ही है। अगर 10 जीरो भी हो गया निफ्टी, तब भी आपका लॉस लिमिटेड ही है, जो कि 100 रुपया। ठीक है, बाकी सभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है जो कि हमारी फ्यूचर्स की है। निफ्टी के एंड बैंक निफ्टी की ऑप्शंस हर एक थर्सडे को एक्सपायर होती है, लेकिन जो इसके फ्यूचर है वो थर्सडे के एंड में मंथ के एंड वाले थर्सडे को ही एक्सपायर होते हैं। बस यही डिफरेंस है ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। ठीक है, सो ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो ये मैं जैसे समझा रहा था आपको, ऑप्शन क्या है, एक तरह से इंश्योरेंस है। आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट गिव्स बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। फ्यूचर के केस में आपके पास ऑब्लिगेशन है, बट यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ राइट है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस एंड डेट। कॉल ऑप्शन के केस में कि आपका प्राइस ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन के केस में कि आपका प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे कि हम इंश्योरेंस बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस बाय करने पे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस सेल कर दिए तो उनको प्रीमियम मिलता है। इसी तरह से हम रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउड है कि हम बाय करें चाहे सेल करें। अगर हम सेल करते हैं ऑप्शन तो हमें प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें हमारा प्रॉफिट छोटा ही होगा। जैसे कि आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपया मिल गया, लेकिन आपका रिस्क कितना बड़ा है, अगर सामने वाले की गाड़ी को कुछ हो गया तो आपको उसको 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की भी स्ट्रेटेजी होती है कि कब हमें बाइंग करना है और कब हमें सेल करना है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन वर्सेस पुट ऑप्शन क्या है। कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू बाय। पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल। ऑप्शन बायर हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन। ऑप्शन सेलर हैज ऑब्लिगेशन बट नो राइट। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर आपने कार की इंश्योरेंस ली तो आपके पास राइट है कि कल मेरी कार को कुछ हो गया तो मेरे को उसका पूरा नुकसान दिया जाए, लेकिन आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इस केस में। ठीक है ना, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते। कई बार हमारी कार को छोटा सा ही नुकसान होता है, खरोंच आती है, हम इंश्योरेंस का पैसा नहीं क्लेम करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर जिसने आपको इंश्योरेंस बेची है उसकी ऑब्लिगेशन है, उसे तो देना ही पड़ेगा अगर आपने क्लेम कर दिया, तो उसका कोई राइट नहीं है। ठीक है ना, आपने 1 लाख रुपया दिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, कार आपने इंश्योरेंस करवाई कार की, और कल को आप 10 रुपये भी क्लेम किए तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रीमियम ले लिया। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, अपफ्रंट प्राइस जो बायर पे करता है। जैसे कि कार इंश्योरेंस के केस में जो कार की इंश्योरेंस का हम प्राइस पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, वो हमारा अपफ्रंट प्राइस होता है जिसे हम ऑप्शन प्रीमियम करते हैं। स्ट्राइक प्राइस, किस प्राइस पे हम अपना ऑप्शन स्ट्राइक करेंगे। जैसे कि कार के केस में अगर हमारा लॉस 2-3 लाख का है, हम ले सोच लेते हैं 1 लाख से ऊपर है तो हम क्लेम करेंगे, 1 लाख से नीचे है तो हम क्लेम नहीं करेंगे। तो 1 लाख के केस में स्ट्राइक प्राइस हो गई। टाइम टू एक्सपायरी मतलब कि कितने दिन या कितने महीने बचे हैं। कार के केस में, इंश्योरेंस के केस में 1 साल बचा है, 1 साल की इंश्योरेंस लेती है। ठीक है, ऑप्शंस के केस में अगर इंडेक्स की ऑप्शन है तो हर
थर्सडे को एक्सपायरी होती है तो एक हफ्ता बचता है, अगर वेंसडे को लिए तो एक दिन बचा है। और स्टॉक्स के केस में हर थर्सडे, लास्ट मंथ के थर्सडे को एक्सपायरी होती है तो पूरा महीना है। ठीक है, तो ये वेरियस वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से वेरियस वेरियस इसको स्टडी करेंगे हम डिटेल में, देखेंगे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और अलग अलग स्टॉक प्राइस के और अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग टाइम पीरियड और टाइम टू एक्सपायरी हो। ये ऑप्शन ग्रीक है दोस्तों, ये कुछ हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली डेल्टा, टाइम डिके, थीटा, वेगा, गामा, इनको हम थोड़ा जो लोग ऑप्शंस में बहुत हैवी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए समझने की जरूरत होती है, ताकि वो लोग अपना ट्रेड अपने सक्सेसफुल अपने फेवर में कर सकें। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा, आप इसे समझ सके ताकि, और आप इसे देख सके। ये बेसिकली ऑप्शन टॉपोलॉजी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये मेरे ऑप्शंस है। ऑप्शंस दो तरह की होती है, कॉल या पुट। कॉल तब लेते हैं आप जब मार्केट को ऊपर जाना है, पुट तब लेते हैं जब आपको लगता है मार्केट को नीचे जाना है। आप कॉल को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जैसे मैंने बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कार इंश्योरेंस का। आप कार की इंश्योरेंस बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं तो कार के केस में हम सिर्फ खरीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के केस में एक्सचेंज हमें परमिशन देता है कि हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन बायर क्या होता है, जो जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा वो बाय करेगा कॉल ऑप्शन, जिसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा वो राइटर, बेचने वाले को राइटर करते हैं। इसके पास राइट है बाय करने का, इसके पास ऑब्लिगेशन है सेल करने का। इसमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए, इसमें इनिशियल मार्जिन, इसको प्रीमियम पे करना पड़ता है जो बाय करेगा, इसको प्रीमियम सी मिलता है। कोई भी चीज देखिए, अगर आप फ्रिज को बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर फ्रिज खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से अगर आप बायर हैं तो पैसा देना पड़ेगा प्रीमियम, अगर आप सेलर हैं, राइटर है तो पैसा मिलेगा। इसी तरह से पुट, बायर, राइटर, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू सेल, नो इनिशियल मार्जिन टू बी पेड। बायर को राइट प्रीमियम मिलता है, सेलर को प्रीमियम देना पड़ता है। तो मैं ये डायग्राम क्लियर करके इस डायग्राम पे 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ ताकि इस डायग्राम को आप अच्छे से देख सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, देखते हैं हम ऑप्शन बाय कब करनी चाहिए, सेल कब करनी चाहिए। जब भी मार्केट ट्रेंड है, हमें लगता है एक डायरेक्शन में मार्केट जाएंगे, तो हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए। और जब भी वॉलेटिलिटी लो, ठीक है। ऑप्शन सेल कब करना चाहिए, जब मार्केट साइड वेज है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है, ताकि हमें प्रीमियम जीरो की तरफ जाए। ठीक, इसको और भी डिटेल में जब ऑप्शंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में देखें। चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा आज का क्लास। मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि आपने इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं लेना है। आपने ट्रेड हमेशा हमेशा आपने फाइनेंशियल एडवाइजर सीए से राय करके ही लेना है। ये सिर्फ मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रहा था, एक फ्री एजुकेशनल फोरम, जनरल नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्योंकि आजकल जैसे जैसे हमारा कंट्री मेच्योर हो रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, वैसे वैसे बहुत से लोग अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं मार्केट में, और वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी करते हैं। तो हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, तो उनको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होना चाहिए बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज की। तो हमने देखा कि पिछले 1.5 साल में लगभग 5 लाख से ऊपर डीमैट अकाउंट खुले हैं, और बहुत से लोग अब ट्रेडिंग और करने लगे हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। तो इसको हमें घबराना नहीं है, स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के अगर हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें लॉस ही होगा, फिर हम इसे गैम्बलिंग या सट्टा कह के बाहर निकल जाएंगे और हम स्टॉक मार्केट को ब्लेम करेंगे। लेकिन अगर हम इस स्टॉक मार्केट में अच्छी नॉलेज लेके जाते हैं तो फिर हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। हम देखेंगे कि देखो, देखेंगे नहीं, हम मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें रिस्क होता ही है। आप कोई दुकान खोले, दुकान चलती है नहीं चलती है, रिस्क है। ठीक है ना, आप जॉब ज्वाइन करते हैं, जॉब में अच्छा करेंगे, प्रमोशन होगा या बॉस निकाल सकता है, रिस्क है। तो स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। इसलिए हर चीज को जैसे कि हम समझ के नॉलेज गेन के करते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट है। हमें नॉलेज गेन करके, स्टडी करके, हमें इसे
आगे बढ़ना। और बहुत सी फ्री इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है आज की डेट में नॉलेज गेन करने के लिए, यूट्यूब पे हैं या फिर बहुत सी बुक्स हैं जो पीडीएफ फॉर्म में इसमें अवेलेबल है, जिनको हम पढ़ के अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलेंगे दोबारा। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं डिस्क्लेमर दोबारा से बता देता हूँ कि आपने सिर्फ ये वीडियो देख के कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आपने ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीए से डिस्कस करने के बाद ही करना है। धन्यवाद, और मिलते हैं दोबारा।